हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदम कमाकानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत झकास होंगे, हमेशा की तरह मैं भी झकास हूँ। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट एक चैप्टर नया जिसका नाम चैप्टर नंबर 12, जो बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स की। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर दो यूनिट है। यूनिट 1 है आपका जो स्पेसिफिकली बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स की, इंटरेस्ट की एंड अदर अमाउंट्स की। यहाँ पे बहुत सारी बातें हम सीखने वाले, बट अगेन ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मोस्ट ऑफ नहीं, मैं कह सकता हूँ 99.9999% इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये चैप्टर जो मैंने कुछ महीनों पहले पढ़ाया था, मैं वही रिकॉर्डिंग इसके बाद प्ले कर रहा हूँ। आपको इसी रिकॉर्डिंग से पढ़ना है, बट एक पॉइंट नया आया है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। नए मॉड्यूल में जब आप जाएंगे तो आपको ये पॉइंट नया मिलेगा। अभी दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाला पॉइंट नया है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर सीरीज को फॉलो करता आ रहा है और जिसने सीरीज में पहले आईटीसी पढ़ लिया, तो ये वही पॉइंट है जो 99% अमाउंट तक ही आईटीसी से पे कर सकते हो। वो जो ब्लॉकेज की बात कर रहा था ना, रूल 86B की बात कर रहा था, ये वही है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये प्रोविजन हमने डिस्कस किया है डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में आईटीसी में। यानी कि ये पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको नया फील होगा। लेकिन अगर आपने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर आईटीसी वॉच कर रखा है तो ये आपको नॉर्मल लगेगा। तो इसमें कुछ है नहीं, डिटेल वर्जन और आईटीसी में सीख चुके हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं है। यूनिट 1 पूरा का पूरा एज इट इज़ है। तो ये आप ऐसे कैसे पढ़ेंगे, बस अगले कुछ सेकंड्स में वो पुराना लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं है, कुछ महीनों पुराना लेक्चर है। लेकिन इस लेक्चर खत्म होने के बाद आपको मैं दोबारा मिलूंगा और वहाँ पे हम बात करेंगे कि इसी चीज़ को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स आए थे या मई 22 में, नवंबर 22 में। तो ये हम इसी लेक्चर के एंड में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और फटाफट लेक्चर खत्म कीजिए। दोबारा मिलता हूँ अभी फटाफट से कुछ मिनटों के अंदर, ठीक है। चलिए, ओवर टू यू। आ गए हम लौट के फिर एक नए चैप्टर की तरफ, जो कि नाम के लिए चैप्टर है। वैसे तो चैप्टर क्या है, एक सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई रिटर्न्स फाइल करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तब तो ये चैप्टर बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और इनफैक्ट जो आपके आईसीआई के जो बड़े बड़े सम्स होते हैं, 14 मार्क के सम्स होते हैं, वहाँ पे भी जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो आपको एक इस चैप्टर का पूरा आइडिया एक बार भी ले लिया तो आगे हमेशा के लिए वो आइडिया काम आता रहता है। सो कीपिंग दैट ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, हम चलते हैं सीधा कंसेप्चुअल नॉलेज पे हमारे लेट अस रिकैप्चुलेट के तरीके से। दिस इज गेटिंग स्टार्टेड, ओके। पहले कुछ चीज़ों को डिफाइन करके बता रहे हैं हमें, तो हम भी देख लेते हैं डेफिनेशंस। आउटपुट टैक्स मतलब क्या होता है? आउटपुट टैक्स मर्जे CGST ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन या बाय एजेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, वही सब चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है जानने की। आउटपुट टैक्स में क्या होता है? आउटपुट टैक्स में सिर्फ वही होता है जो टैक्स पेमेंट करना होता है, चाहे वो CGST हो, SGST हो या फिर IGST हो। लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, जिस पे आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरते हो वो आउटपुट टैक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको वो कैश लेजर से भरना ही पड़ता है और आप उसका ITC क्लेम कर लेते हो, तो वो आउटपुट टैक्स नहीं बोलते हम लोग, उसको अलग से ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, वो डेफिनेशंस ही है खाली। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो दोनों भी कौन है? टैक्सेबल पर्सन है। ये भी आपको पहले से पता है कि इंटर स्टेट में C और S लगता है, इंटर स्टेट में I लगता है। अच्छा, वेरेवर एप्लीकेबल इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एंड एनी अदर अमाउंट ऑल्सो टू बी पेड, ये भी अपने को पता है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक एक चीज़ को ध्यान से प्यार मोहब्बत से समझ लेते हैं। की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस: इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम GST एंड कॉमन पोर्टल। ये कॉमन पोर्टल क्या है? और कुछ नहीं है आपका, वही है जो आपका वेबसाइट है gst.gov.in। इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज़ ऑफ मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान। अब देखो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही हो गई है और इसीलिए आपको मोटिवेट भी किया जाता है, इंक्रेज भी किया जाता है आप ऑनलाइन ही करो। और GST का तो पूरा मैकेनिज्म ही ऑनलाइन की बेसिस पे चलता है, जहाँ पे आप नंबर अप्लाई करने से लेके कैंसिल होने तक सब कम ऑनलाइन करते हो। कुछ चीज़ें आएंगी आगे, सर्च सीजर एंड वो सब चीज़ें, जहाँ पे ऑफलाइन चीज़ें भी बीच में आएंगी। बट एज ऑफ नाउ जब तक हम पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं अभी, वो सब ऑनलाइन वाला ही पार्ट है। अच्छा,
फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ऑनलाइन तो आप जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो 24 आवर्स कभी भी करते हो, वैसे ही 24 आवर्स आप कभी भी टैक्स पेमेंट कर सकते हो जीएसटी की वेबसाइट पे। कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, सिंपल सा फंडा है ना बॉस। कहीं जाके बैंक में एक एसबीआई की ब्रांच में जाके टैक्स भरना आसान है या ऑनलाइन एक क्लिक पे भरना आसान है? ऑनलाइन आसान है। लॉजिकल टैक्स कलेक्शन डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट को भी फायदा है ना, टैक्स बहुत फास्ट मिल रहा है। पहले के ज़माने में याद करो जब हम सर्विस टैक्स का काम करते थे वहाँ पे भी ऑनलाइन आ गया था हालांकि, लेकिन पहले तो ऑफलाइन ही था। तो ऑफलाइन के चक्कर में होता क्या था, हम बैंक में जाते थे, फॉर्म चालान भर के देते थे, चेक देते थे, वो चेक पास होता था, डिपार्टमेंट के पास पहुंचता था। इट वाज सो मच टीडियस। अब बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं, पेपर की बचत हो रही, प्लस ट्रांजेक्शन हो गया, स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हो गई है। जैसे ही आप जमा करते हो इमीडिएटली आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहुंच जाता है पैसा। रिकन्सिलेशन आसान हो गया बहुत ज़्यादा, बैंक्स के लिए भी सिंपल हो गया है, और डिजिटल चालान की वजह से वेयर हाउसिंग भी ईजी हो गई है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स या रजिस्टर्स हैं जो हमारे कॉमन पोर्टल पे चलते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैश लेजर मतलब एक्चुअल रोकड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसा लेजर जहाँ पे आप अपने बैंक के अकाउंट से पेमेंट करते हो, मे बी CSI या इंटरेस्ट व्हाट्सोएवर इट इज़। लायबिलिटी लेजर में क्या होता है, जो आपका आउटपुट टैक्स भरने आता है या आपका रिवर्स चार्ज में टैक्स भरने आता है, वो वाला कहाँ पे जाता है, क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में चला जाता है, रजिस्टर में चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या है, जब आप कोई परचेजेस करते हो तो उसका जो ITC होता है वो ITC कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है। जैसे हमने ITC के सम्स वाले वीडियो में देखा था, जहाँ पे हम क्या करते थे, हम एक आउटपुट टैक्स निकालते थे, सपोज 100 रुपये। अब वो 100 को भरेंगे कैसे, सपोज 80 का ITC है तो ये लायबिलिटी लेजर में चला गया पूरा 100, क्रेडिट लेजर में से 80 निकाल के 80 भर दिया, 20 बचा तो कैश लेजर में 20 जमा करेंगे और बाद में हम यहाँ से 20 भरते हैं। इसको जो हमने 80 और 20 इस्तेमाल किया ना 100 भरने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑफसेट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, ये आपको पोर्टल पे साफ साफ दिखता है जब आप रिटर्न 3 भी भरने की कोशिश करते हो तब। ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया मोटा मोटी। अभी आपको यहाँ डिटेल में लिखा है, कैश लेजर इज एन अकाउंट वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट्स और रिसीट एंड यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स लायबिलिटीज आर मेंटेन। सिंपल है, देखो जब आपने वहाँ पे जमा किया रोकड़ा तो वहाँ पे क्रेडिट हो गया, लेकिन जब आपने इस्तेमाल किया तो क्या ना से वो डेबिट हो गया। ठीक है, अब वो जमा आप खुद कैश से करते हो वो भी जमा होता है, कई बार जो आपका TDS या TCS कट जाता है तो वो भी आपके नंबर पे जमा हो जाता है, जिसको हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज के लिए एडवांस टैक्स बोलते हैं, तो वो भी जमा ही होता है। तो आपने खुद बैंक से जमा किया वो, या आपका TDS TCS के ज़रिए जमा हुआ वो, दोनों जमा हुआ तब क्रेडिट, और आपने जो उसको यूज़ किया पेमेंट्स के लिए CSI किसी के लिए भी, वो हो गया आपका डेबिट हो जाता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम पैसे कैसे कैसे डाल सकते हैं, किस माध्यम से डाल सकते हैं। आप है ना इसको सिंपल समझो आपका अमेज़ॉन पे का बैलेंस है या Paytm का वॉलेट है, तो पैसे कैसे डालते हो उसमें, वैसे इसमें भी डाल सकते हैं। कैसा, इंटरनेट बैंकिंग से डाल लो, लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डाल लो, कोई लिमिट नहीं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत है, एक्ट में हर जगह पे बार बार लिखते हैं क्रेडिट कार्ड। हमारे इंडिया के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी भी किसी भी टैक्स पेमेंट के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना आज हो रहा है, आगे का मैन्यू नहीं पता। ठीक है, कुछ जगह प्रपोजल्स चल रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स पेमेंट अलाउ करना चाहिए। एज ऑफ नाउ मैंने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड से कोई टैक्स पेमेंट अपनी लाइफ में नहीं देखा, सिवाय म्यूनसिपल टैक्सेस के, जो लोकल टैक्सेस होते हैं, जैसे जो आपके प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है, बिकॉज वो नाम के लिए टैक्सेस है, लेकिन एक्चुअली
दे आर मोर ऑफ लाइक यूटिलिटी पेमेंट्स। जैसे आप लाइट बिल भर पाते हैं क्रेडिट कार्ड से, वैसे आप उन्हीं तरीके से आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, एटलीस्ट मैं महाराष्ट्र मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम पेमेंट कर पाते हैं। बाकी शहरों का और कंट्री का और स्टेट का मुझे नहीं पता। बट कमिंग टू सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, जो बड़े बड़े टैक्सेस हैं, चाहे वो पुराना पहले का आप वैट ले लो, सर्विस टैक्स ले लो, अभी का इनकम टैक्स ले लो, कोई आप पुराना वेल्थ टैक्स ले लो, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं देखा, होता ही नहीं है। ओके, आरटीजीएस एनईएफटी से जितना चाहो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये ऑनलाइन था, अब ये ऑफलाइन है, क्योंकि आप खुद जाते हो बैंक में और आरटीजीएस करते हो। सर खुद कैसे करेंगे हम? सिंपल है, चालान तो वेबसाइट पे जनरेट करेंगे, वो चालान प्रिंट मार के लेके जाएंगे और बाद में बैंक में जाके एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। आप चाहो तो ओवर द काउंटर खुद जाके जमा भी कर सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। अगर आपका टैक्स पीरियड मंथली वाला सिलेक्ट किया हुआ है आपने, अब ये मंथली क्वार्टरली क्या होता है ये भी आएगा रिटर्न्स वाले चैप्टर में। तो आपका जो भी टैक्स पीरियड है उस पीरियड में, एक पीरियड में 10,000 पर चालान का ही आप पेमेंट ऑफलाइन ओवर द काउंटर का मतलब क्या है? आप बैंक में जाओगे, आप काउंटर पे कैश दोगे चालान के साथ में और आप जमा करोगे। तो इसकी लिमिटेशन है। मैं सच बताऊं, कोई भी नहीं करता कैश में जमा। मेरा तो आज तक किसी भी क्लाइंट ने कैश जमा नहीं किया है, सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अच्छा, ये क्या है? देखो, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स। मेजर हेड्स कौन से होते हैं? आपके वो जो बड़े बड़े हेड होते हैं ना, IGST, CGST, SGST, UTGST या फिर सेस, ये हैं आपके मेजर हेड। तो माइनर हेड्स क्या होता है? इसके अंदर के जो हेड्स होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, जो लेट फाइलिंग फीस होती है वो फीस या कोई अदर चीज़ होती है, ये माइनर हेड्स होते हैं। हर मेजर हेड का ये 5 माइनर हेड्स होते हैं। जैसे अगर मुझे IGST भरना है तो या तो हो सकता है IGST मैं टैक्स के लिए भर रहा हूँ, या वो IGST इंटरेस्ट का है, IGST पेनल्टी का है, या किसका IGST है। बिकॉज जिस एक्ट में पेनल्टी आएगी उस एक्ट का, यानी कि सेंटर का, CGST का, I का या C का, S का, व्हाटसोएवर द केस में भी जो मुझे भरना है उसके अंडर में भरूंगा। तो ये कहते हैं माइनर हेड और मेजर हेड। अच्छा, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज। विच डेट इज़ कंसिडर्ड एज ए डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन 1-2 मार्क किधर भी नहीं आई से का मन हो गया था। ठीक है, कौन सी डेट को हम मानेंगे कि वो पेमेंट, टैक्स करने का पेमेंट है? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक को मानेंगे क्या? ना। डेट ऑफ पेमेंट आपने किया उस दिन? नहीं। डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? 3B की बात कर रहा है आपके समझाने के लिए। क्या बोल रहा है? आपका एक तो आउटपुट टैक्स था 100 रुपये का, अब आपको 80 रुपया सपोज ITC से भरना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भरना है, और 20 रुपये आपको कैश लेजर से भरना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरना है। ठीक है, सपोज करो अपन ये बात कर रहे हैं अगस्त 2021 के रिटर्न की बात कर रहे हैं, जो आपको कब भरना है? मैक्सिमम सपोज क्या 20 तारीख जनरली होती है, अब फिलहाल आप 20 पर चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 20 सितंबर के पहले आपको रिटर्न अपलोड कर देना है इस अगस्त के पीरियड का। आपने अभी तक अपलोड नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 20 रुपये जमा कर दिया, आपके ITC में 80 रुपये चले गए हैं, 100 आपको भरना है ही आउट ग्रॉस लाइबिलिटी। तो ये 100 के बदले 100 गायब तो हो रहा है, मेंटली दिख रहा है, लेकिन जब तक आप 3B नहीं भरते, यानी कि जब तक वो लाइबिलिटी ऑफसेट नहीं होती है, डिपार्टमेंट नहीं मानता कि आपने टैक्स भर दिया है। आई रिपीट, आपने कैश लेजर में जमा कर दिया, मतलब भर दिया आपके हिसाब से तो, लेकिन डिपार्टमेंट कब मानेगा कब भरा आपने? जब क्रेडिट होगा वो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में हो, और वो वहाँ कब क्रेडिट होगा उनके अकाउंट में? जब आपके कैश से और आपके क्रेडिट से वो पैसा ऑफसेट होके रिटर्न अपलोड होगा, तब गवर्नमेंट के पास जमा होगा और तभी टैक्स पेमेंट मानेंगे। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हमने कैश लेजर सीख लिया, क्रेडिट लेजर है, इसको हम प्यार से एक और नाम क्या देते हैं? ITC लेजर भी बोलता हूँ मैं तो उसको प्यार मोहब्बत के साथ। ITC कैसे इस्तेमाल करना है ये हम ITC में सीख चुके हैं, लेट अस रिकैपिचुलेट के लास्ट पार्ट में था। आप चाहो तो दोबारा देख लो क्या होगा।
सबसे पहले IGST को इस्तेमाल करना होगा, ये कंपलसरी है। ITC ऑफ IGST भी कम्प्लीटली एग्जॉस्टिक मैंडेटरीली। किस चीज़ में? पहला आप इस्तेमाल करोगे IGST भरने के लिए, फिर आप करोगे C, S और U, जैसे जिस प्रपोर्शन में आपको फ़ायदा हो रहा है उस प्रपोर्शन में इस्तेमाल कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप C के पास C का ITC है तो पहले C भरोगे, उसके बाद जितना बचा I भरोगे। ऑफ कोर्स C से S नहीं भर सकते, S से C नहीं भर सकते। फिर S और U में जमा है तो S और U भरोगे, बच गया तो I भर दोगे। ये याद रहे, ITC ऑफ CGST पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपको C यूज़ करना है तो C से आप C भर दो, C से आप I भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप S से I भरना चाहते हो उसके पहले C ख़त्म हो जाना चाहिए पूरा यूज़ होने में, वरना आप S को I में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST UTGST, ये सब चिंदी पिंदी पॉइंट आप लोग को आते हैं। थर्ड है अपना इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। जो आपने ड्यूज है वो यहाँ पे आ जाती है सारी। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, याद है मैंने बताया था, ये क्या आपका आउटपुट टैक्स है। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, किस ऑर्डर में हम डिस्चार्ज मानेंगे, लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है। पहला, ऑल ड्यू रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड। सपोज करो हम 10 महीने से रिटर्न नहीं भरे, आज आप एक टैक्स पेमेंट कर रहे हो, तो जब डिपार्टमेंट मानेगा ना कि हमने वसूली किया, तो क्या वो आज का मानेगा? नहीं, वो क्या बोलेगा, 10 महीने पहले का जो बाकी है ना असेंडिंग ऑर्डर में, पहले उसका वसूली हुआ ये मानेंगे हम लोग। तो ये बोला प्रीवियस पीरियड। उसके बाद मानेंगे जब पुराना सब दिया तो क्या मानेंगे, करंट पीरियड के लिए दिया। और ये इसके बाद जो हो गया उसके बाद हम मानेंगे कि 73-74 वो जो तो फ्रॉड वर्ड के सेक्शन है, इंटरेस्ट जो है ना, पेनल्टी वेनल्टी, जब पुराने टैक्स निकल गए, करंट टैक्स निकल गए, तब मानेंगे कि अब जो और पैसा आया ना, ये इंटरेस्ट का या ये सब डिमांड का पैसा निकल के आया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर इन कैश बाय डेबिट ऑफ कैश लेजर। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ऊपर मैं डिस्कस किया था। किधर गया ये जो मैंने 100 रुपये की बात किया था कि 80 क्रेडिट लेजर से भरेंगे और 20 भरेंगे कैश लेजर से। इस तरह से हम लोग पूरा भरेंगे, वही चीज़ें वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो अगेन थोड़ा सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल डिपॉजिट मेड इन कैश, जो अपने कैश से भरा वो भी वहाँ पे आएगा, और TDS TCS जो एडवांस टैक्स जमा वो भी वहाँ पे आ जाएगा। दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट ऑफ अकाउंट ऑफ GST। ये जो कैश लेजर में है, आपको इसको किसी भी पर्पज़ के लिए, जो माइनर हेड थे ना दुनिया भर के, टैक्स, इंटरेस्ट, आप किसी भी माइनर हेड के लिए इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्रेडिट लेजर की बात करते हैं। क्रेडिट लेजर क्या होगा, ये सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही काम आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है ना, ITC क्या है, आपका परचेजेस पे टैक्स है, तो आप टैक्स के लिए इस्तेमाल करो ना। आपने लेट अगर भर रहे हो तो आपको CGST और IGST का सपोज इंटरेस्ट भरना है, जैसे आपको कोई फ़ीस भरनी है लेट पेमेंट की, तो वो फ़ीस के लिए हम आपको ITC यूज़ करने नहीं देंगे, क्योंकि वो फ़ीस भले ही माइनर हेड, अलग माइनर हेड हो गया ना, अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको अलाउ किया कि ठीक है चलेगा, कोई नहीं, आप कैश भर रहे हो तो आप किसी भी माइनर हेड के लिए इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ITC को सिर्फ टैक्स में यूज़ करोगे आप, ITC को सिर्फ टैक्स में यूज़ करोगे, कोई गलत काम ITC का नहीं लोगे आप। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ये क्या होगा, टोटल टैक्स जो भरने को आ रहा है वही बताएगा और वो भर देंगे। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स वाया इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। वापस से वही चीज़ आपको रिपीट मिलेगी, तो ये मैं आपको दोबारा नहीं रीड कर रहा हूँ। जो मैंने आपको लॉजिक पूरे बताए हैं अभी उसी के बेसिस पे ये वहाँ पे वापस लिखा हुआ है। डेबिट क्रेडिट आपके अकाउंट्स वाला फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कवर कर लिया है। एक बार रीड कर लेना, कहीं दिक्कत हो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसमें सब्सक्राइब कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा ग्रुप है, रिप्लाई जल्दी आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही रिप्लाई कुछ करने के लिए।
ये इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ऊपर सीख लिया कि पेमेंट ऑफ टैक्स क्या मानेंगे, जब आप 3B भरोगे, यानी कि जब आप लायबिलिटी ऑफसेट करोगे तब। अब हमको देखना है कि डिलेड, आपने अगर रिटर्न लेट भरा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पेमेंट लेट हुआ ये मानेंगे, तो पेमेंट लेट म्हणजे टैक्स दो। इस पे आपको केस स्टडी आ सकती है कि एक बंदे ने ITC बहुत जमा था, उसका बहुत सारा ITC पड़ा था और उसका बहुत सारा कैश एजेंट में पैसा पड़ा था, वो बंदे ने लायबिलिटी पेमेंट नहीं किया, तो क्या उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा? अच्छा कि इस पॉइंट पे ना बहुत सारे क्या बोलते हैं लिटिगेशंस बहुत सारे चल रहे हैं। किसी हाई कोर्ट ने कहा नेट पे ही भरना है, किसी ने कहा ग्रॉस पे भरना है, बहुत सारे लिटिगेशन चल रहे हैं। बट यहाँ पॉइंट पे कंफ्यूज हो सकता है, ध्यान से समझना। इफ़ पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट ऑन हिज ओन, इंटरेस्ट रेट इज़ 18%। अरे आपने गलती की और गलती की सज़ा आप खुद ही भुगत तैयार हो गए, आपने खुद से रियलाइज़ किया मेरी मिस्टेक है, यानी कि आप सॉरी बोलना चाहते हो। जब आप सॉरी बोलना चाहते हो तो क्या बोला, 18% इंटरेस्ट दे दो और सॉरी बोल के टैक्स भर के इंटरेस्ट भर के निकल लो। याद रहे, मैंने पहले बताया, दोबारा बता रहा हूँ, GST लॉ के अंदर जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ये पर डे बेसिस पे लगता है, नॉट लाइक इनकम टैक्स जहाँ पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ऐसा नहीं है इधर। अगर आपने 10 दिन डिले किया है तो 18% पर एनम इंटू 18/365 करोगे, तब जाके इंटरेस्ट आएगा, जो 10 दिन का इंटरेस्ट आएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन अगर आ गया आपकी बुक में तो बहुत अच्छा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस सेक्शन 50, इसके ऊपर 2019 में बहुत झगड़े चले, जहाँ पे एक हाई कोर्ट ने कुछ और बोला, दूसरा कोर्ट ने कुछ और इंटरप्रेट किया, लेकिन अल्टीमेटली अब फिलहाल आपकी बुक में ये लिखा है तो हम यही फॉलो करेंगे, नेट कैश लाइबिलिटी। इन शॉर्ट, अगर इंटरेस्ट पेमेंट आता है तो ग्रॉस पे आएगा कि नेट पे आएगा, आंसर इज नेट पे आएगा। आई होप आपको नेट समझा। नेट म्हणजे सेम है, ग्रॉस 100 था, ITC 80, तो नेट 20 था, तो 20 पे इंटरेस्ट भरेंगे। राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है मेरी, कोई नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, इंटरेस्ट पेएबल, अच्छा ये देखो, ये कैश हो गया। अब एक चीज़ और बताइए, इंटरेस्ट पेएबल ऑन ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, अब इसको ध्यान से समझ लो। इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स डिक्लेयर्ड एंड पेड इन GST फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स पेड सब्सिक्वेंट टू पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन GST फाइल्ड। टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर, टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर, क्रेडिट लेजर। अब देखो ये चीज़ क्या है, इन्होंने इसको थोड़ा सा बाइफिकेट कर दिया है। भाई अगर आपने रिटर्न भर दिया है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपने 3B ही लेट भरा है, तो जब आपने 3B लेट भरा है तो आप क्या करो, नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट भर दो और कहानी ख़त्म करो। लेकिन सेकंड केस क्या है, आपने सेल्फ एसेस करके 3B फाइल कर दिया है, लेकिन फिर भी आपने इंटरेस्ट नहीं भरा था, तब बोल दिया हम सज़ा के पात्र से उस पर ग्रॉस पे लगाएंगे। मैं बताऊं, इस पॉइंट पे आई डाउट ICI क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज इस पॉइंट्स पे बहुत झगड़े चल रहे हैं बहुत जगहों पे, ठीक है। तो आप इसी बिजनेस को समझ के रखो, बाई चांस आ जाए तो ऐसे कैसे ही आएगा, तो MCQ में आएगा तो आप संभाल लियो। बाकी इस पर कोई ज़्यादा कुछ आना पॉसिबल मुझे कम लग रहा है, बिकॉज इस पर झगड़े चल रहे हैं। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ ITC ऑफ C, जैसे हमने देखा था C से हम I भर सकते हैं, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू ITC सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू IGST अकाउंट। अब ये इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इट्स एज गुड एज जो हम लोग ITC यूज़ करते थे ना, C को I यूज़ करते थे, होता उसका मतलब क्या होता था कि गवर्नमेंट ये आपको बता रहा है कि इंटरनली गवर्नमेंट कैसे आपस में पैसा ट्रांसफ़र करेगी। अच्छा, उसके बाद जो I का ITC है उसमें क्या होगा, अगर आपने C के लिए यूज़ किया है तो उतना ही पैसा क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट I के अकाउंट में डालेगी C और U के से एडजस्ट करने के लिए। फिर क्या होगा, अगर आपने UTGST पेमेंट किया है तो भी सेम U और C क्या करेगी। अगर आपने SGST के लिए किया है तो उतना इक्विवेलेंट पैसा क्या करेगी, CG I से S में ट्रांसफ़र करेगी। तो ये इसका क्या करोगे, क्या ही कर लोगे इसका, क्योंकि आप तो ये सीख रहे हो कि क्लाइंट के लिए टैक्स पेमेंट कैसे करना है
पेमेंट किस हिसाब से करना है, किस दिन तक करना है, कितना इंटरेस्ट भरना है एंड सो ऑन। अब पेमेंट करने के बाद वो गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट और हर स्टेट की गवर्नमेंट अपना हिसाब किताब कैसे कर रही है, इसका एज सच कोई क्वेश्चन बनने का सवाल मुझे नहीं लगता है, बट मैंने आपको बता दिया है तो ध्यान रखिए। हाँ जी, आ गए आप लोग। उम्मीद करते हैं पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम आपके पास है ही एज अ टूल, जाइए उसको यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। ओके, अब हम जो फिलहाल दोबारा मिले हैं कुछ मिनटों के लिए, वो मिनटों में मिले हैं डिस्कस करने के लिए अबाउट अमेंडमेंट। नाउ अगेन जैसे मैं डिस्कस किया था मेरे एक लेक्चर में कि अमेंडमेंट किस तरह से होते हैं, स्टैट अपडेट्स। तो स्टैट अपडेट के जो मई 22 के अपडेट हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, चैप्टर 11 के बाद है सीधा चैप्टर 13। मई 22 के स्टैट अपडेट में कोई अपडेट नहीं है, आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। नवंबर 22 के शीट में यू हैव छोटा मोटा अमेंडमेंट, एक ही पॉइंट का अमेंडमेंट है, लेकिन देख लो क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में टपक सकता है। हैव अ लुक। गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 से। बाय नाउ आपको समझ में आ गया कि डेबिट मतलब क्या। डेबिट मतलब क्या, आप जो आईटीसी को यूज़ करते हो, यूज़ करते वक्त आप क्या करते हो, रिटर्न्स के टाइम उस लेजर को डेबिट करते हो ताकि आप अपना पेमेंट कर सको वाया आईटीसी। तो ये जो आप आईटीसी, इन शॉर्ट जब आप आईटीसी यूज़ करते हो उसके ऊपर कोई डिसअलाउंस भी हो सकता है। नाउ ये डिसअलाउंस के ऊपर पहले क्या बात कही गई थी कि जो आपका ऑफिसर है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, अगर उसके पास रीजनेबल बिलीफ है तो वो आपका आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। इट कैन बी फॉर सम टाइम, डाउट सॉल्व होने तक के लिए, इट कैन बी परमानेंटली ऑल्सो फॉर सम ट्रांजेक्शन्स। तो वो आपका आईटीसी ब्लॉक कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर। तो बट किस किस ग्राउंड पे ब्लॉक कर सकते हैं वो डिटेल में जानकारी अब यहाँ पे आपको दी गई है। इसी का एक ग्लिम्स आपको ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर में मिला गया था, दोबारा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द perusal of 286A, it is evident that commissioner or an officer authorized by him not below the rank of assistant commissioner sorry not below the rank of assistant commissioner must have reasons to believe that ITC available in the electronic credit ledger। या तो ineligible ITC है तब वो मना कर सकता है, या वो ITC एलिजिबल तो है मगर बाय फ्रॉड लिया है तो भी ये ऑफिसर मना कर सकता है। अब ये जो ग्राउंड थे ना, ग्राउंड जिस ग्राउंड पे मना कर सकता है, वो रीजंस, वो ग्राउंड आपके पास यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट फॉर यू। ये ग्राउंड आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन से ग्राउंड है ये हमने डिस्कस किया आईटीसी में ऑलरेडी। हाँ देखो ध्यान से, कौन से ग्राउंड है। या तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो आईटीसी क्लेम करना चाह रहा है, वो जो इनवॉइसेज या डेबिट नोट आपको मिले हैं किसी सप्लायर से, या तो वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब डुप्लीकेट बिल है आपके पास में, या फिर मालूम पड़ता है कि जो सामने वाला बंदा है जो सिर्फ बिल का शायद बिजनेस कर रहा है, कुछ सामान तो एक्चुअली में आपको दिया ही नहीं है, मतलब जहाँ से वो बिजनेस कर रहा है या प्लेस ऑफ बिजनेस जो डिक्लेयर कर रखा है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट में, वहाँ से कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, मतलब झोल छे तो आप आईटीसी ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर जो क्रेडिट आपने अवेल किया है वो अवेल कर दिया मगर गुड्स रिसीव नहीं किया, सब कुछ जेन्यून है, लेकिन अगर गुड्स ही नहीं मिला, आईटीसी में सीखा था हमने कि अगर लॉट में भी गुड्स दे रहे हो तो लास्ट लॉट आने के बाद आईटीसी क्लेम करना है, और आपने तो पहले ही क्लेम कर लिया, अगेन उस पर भी आपका उस आईटीसी को ब्लॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट है तो क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच। अरे भाई आप आईटीसी क्लेम कब मिलेगा आपको, जब सामने वाले ने टैक्स भरा हो, उसने टैक्स भरा ही नहीं तो क्लेस केस मिलेगा, वही बात कर रहा है, टैक्स भरा ही नहीं तो अभी हम आपका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, बिकॉज जब तक वो नहीं भरेगा हम आपका आईटीसी नहीं देंगे। तभी तो 2A 2B बीच में घुसा के लाए लोग। नेक्स्ट क्या है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है इज फाउंड टू बी इन एग्जिस्टेंस, जो क्लेम कर रहा है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसने झोल कर रखा है, या जो बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है वो सिर्फ पेपर पे है, जब बिजनेस के प्लेस पे गया ऑफिसर्स डिपार्टमेंट वहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब है ही नहीं तो क्या मतलब, बस चल गेट लॉस्ट। नेक्स्ट, तो क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस। अब मैं वही मजे ले रहा हूँ क्योंकि 3B में ऑप्शन है आईटीसी क्लेम करने का, मैं क्लेम कर रहा हूँ, इनवॉइस कुछ मेरे को है ही नहीं, अब है ही नहीं, मैं पकड़ा गया तो भाई साहब ब्लॉक कर देंगे आपका आईटीसी, नहीं करने देंगे आप क्लेम। ये उनके लिए स्पेशल है, पता है, जो लोग अंधाधुनी 3B में अपने हिसाब से आईटीसी ऐड कर देते हैं, ये सोचते हैं चलना क्लेम तो मिल गया, ऐसे क्लेम नहीं मिलता है। आपने ऐड कर लिया लेकिन वो डेबिट करने के लिए आपके पास प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो हो सकता है आपको बाद में दिक्कत आ जाए। एक बार डेबिट हो भी जाएगा, सरकार बाद में पकड़ के सबूत मांग लेगी, सबूत नहीं मिला तो आपसे वसूली कर लेगी और फ्रॉड में अंदर भी बेच सकती है, समझे ना। ओके,
प्रॉपर अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ 86 से, ये भी मेरे हिसाब से ना किसी एमसीक्यू में पहुंच सकता है कि सर ये प्रॉपर अथॉरिटी है कौन 86A के हिसाब से जो आप पे ये सब तरह के एक्शन ले सकती है। आपका आईटीसी ब्लॉक करना मतलब बहुत बड़ी बात है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि वरना फिर अगर आपका जैसे आईटीसी ब्लॉक हुआ, रिटर्न्स तो आपको फिर भी भरने पड़ेंगे। आईटीसी आपका ब्लॉक कर दिया, इन केस आईटीसी ब्लॉक किया, रिटर्न तो फिर भी भरने, टैक्स जेब से भरना पड़ेगा पूरा पैसा बिना आईटीसी के। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ये बड़ी बात के लिए चिंटुकले पिंटुकले ऑफिसर्स कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी क्या होगी 86A के हिसाब से उसको भी डिफाइन कर दिया गया है। तो ये क्या कहता है, या तो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर मे ऑथोराइज्ड एनी ऑफिसर जो उसके नीचे काम करता हो, सबऑर्डिनेट हो, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। इससे छोटे वाला कोई भी छोटू पोटू इंसान नहीं चलेगा, उसको ये बना सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर और उसको कहलाया जाएगा प्रॉपर अथॉरिटी। यानी कहना है से इस रूल के हिसाब से देयर आर टू मेन प्रॉपर अथॉरिटी विच इज कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। अब ये जिसको भी हायर करते हैं फॉर दिस वर्क फॉर द रूल for the purpose of rule 86A, they can hire anyone to their subordinating to them but not below the rank of assistant commissioner। वो बन जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर्स, ठीक है। अब ये जो है ना रूल 86A बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मॉनिटरी लिमिट्स, इस लिमिट के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि किस तरह से क्या काम दिया जाएगा। अगर कोई मैटर ऐसा है जहाँ इनएलिजिबल आईटीसी या फ्रॉड वाला आईटीसी कितना है 1 करोड़ से एक्सीड का मतलब छोटा मैटर है, छोटे मैटर के लिए क्या बोल दिया, हम डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को मान लेंगे कि इनको भेजेंगे परेशान करने के लिए टैक्स पेयर्स को। मैटर 1 से 5 करोड़ का है तो हम एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को इस्तेमाल करेंगे ये सब करने के लिए। अगर मैटर 5 करोड़ के ऊपर गया तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को इनको ही जाना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद वाली कहानी सिंपल है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीजीआई कैन आल्सो एक्सरसाइज द पावर असाइंड टू द कमिश्नर अंडर 86 है। तो ये लोग भी जो हैं ये लोग भी ये पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये ठीक है, सिंपल चीज़ें आप रीड कर लेना, बट ये जो था ना ये कहीं एमसीक्यू में पहुंच सकता है तो आप ध्यान रखिए। प्रॉपर अथॉरिटी मतलब क्या, एमसीक्यू में कहीं पहुंच जाए तो आप ध्यान रखिए। ये सारी बात ऑलरेडी हम आईटीसी में पढ़ चुके हैं तो ये वहाँ से आपको ध्यान आ जाएगा, वहाँ से नहीं आया तो दोबारा यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा यूनिट 1 में कुछ नहीं है, यूनिट 1 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ हम सीन यूनिट 2 ऑफ द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, सी यू सून, बाय बाय।